तो चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से यानी लुप्तीकरण विधि से हमने हल करना सीखा था, है ना, और हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा था, ग्राफीय विधि से भी हम लोग हल करना सीख चुके हैं। अब जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इससे हम लोग समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ब्रज गुणन विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। अभी तक हमने बीजगणितीय विधि से हल करना सीख लिया है ना, तो अब हम लोग ब्रज गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। तो देखिए ब्रज गुणन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मेरा पहला इक्वेशन जो है ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है, जहाँ की a1 b1 ये c1 रियल नंबर है, a1 नॉट इक्वल टू 0 है और b1 नॉट इक्वल टू 0 है। और इस तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है ना। ये इक्वेशन 2 है, जहाँ की a2 b2 c2 जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, a2 नॉट इक्वल टू 0 है और b2 नॉट इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग को ब्रज गुणन विधि से हल करना है तो कैसे करेंगे, क्या तरीका इसका होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। यहां पर तो 0 है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स में अगर इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 नहीं होगा तो उसमें राइट हैंड साइड को 0 करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा है 2x माइनस 5 इक्वल टू 7। अगर मान लीजिए ऐसा समीकरण है तो इसको अगर ब्रज गुणन विधि से हल करना है तो हमको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इसको देखिए ऐसा करेंगे, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 2x माइनस 5y है, 5y माइनस 7 बराबर 0। यानी हर हाल में दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है वो 0 होना चाहिए, तो इस रूप में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको इस तरह से लाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो, अगर दिया हुआ तो ठीक है, और नहीं है तो लाना पड़ेगा। अब इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए देखिए क्या तरीका होता है। हम लोग इसमें लिखते हैं ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप x लिख कर एक लाइन खींच दीजिए, y लिख कर एक लाइन खींच दीजिए, 1 लिख कर एक लाइन खींचिए। देखिए x और y चर है और 1 क्या है, अचर है, ऐसा आप कीजिएगा। ठीक है, x लिख के जब लाइन खींचिएगा तो इसको ढक लीजिएगा। x लिख के लाइन खींचे हैं तो अब इसका ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसको ढक लीजिए। तो ढकने के बाद क्या क्या गुणांक आपको दिखता है उसको लिखिए। आपको b1 दिख रहा है, आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको b1 दिख रहा है, b2 दिख रहा है, c1 दिख रहा है, c2 दिख रहा है। सिर्फ आपको कांस्टेंट को लिखना है। ठीक है, तो x का काम हो गया। अब y का काम करेंगे तो y को ढकेंगे। तो अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, जहां जो चीज से ये एंड होगा वही चीज से ये शुरू होगा। इसको ढकते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, c1 और c2 दिख रहा है। इधर क्या है, तो a1 और a2 है, ऐसे लिख दीजिएगा। अब 1 है कांस्टेंट, तो अब कांस्टेंट को ढकिए। कांस्टेंट को ढकने के बाद मैंने क्या कहा, जहां से एंड होगा वहीं से शुरू होगा। तो कहां से शुरू होगा, a1 a2 करेंगे यहां और यहां कर देंगे b1 b2। ठीक है, ये काम करना है, ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, क्रॉस गुना करिएगा। इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे होगा, फिर इसमें इससे होगा और इसमें इससे होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बटा b1 और b1 में c2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, b1 c2। b1 में c2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b1 c2 होगा। लेकिन b2 से c1 में जब करिएगा यानी नीचे से ऊपर जाइएगा तो एक माइनस का साइन पड़ेगा उसके पहले, ये नियम है। तो माइनस का साइन दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, b2 c1। ठीक है, यहां पर देखिए y का है, c1 में a2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो c1 a2 होगा और c2 में a1 से करिएगा तो ये c2 a1 हो जाएगा और माइनस का साइन पड़ेगा नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो। और उसी तरह से यहाँ 1 है तो यहाँ से 1 अपॉन a1 इंटू b2 और माइनस a2 इंटू b1, ऐसे करके अगर बनाइएगा तो आपका गलती होने का चांस कम रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब क्या करिएगा, समीकरण 1 और 3 से चलिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 3 से चलिएगा तो क्या होगा, देखिए मैं इरेज कर दे रहा हूं इस चीज को। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 3 से चलेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 एवं 3 से क्या होगा, यहां पर हो जाएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो यहां से x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा x बराबर
B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू निकल के आ गया, एक है ना, x का वैल्यू ये निकल के आया। और समीकरण 2 और 3 से चलिएगा, समीकरण 2 एवं 3 से चलिएगा जब, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए y अपॉन यहाँ से आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 अपॉन ये हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ से देखिए 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ y बराबर हो जाएगा आपका C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो इस तरीका से आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ y निकल के आ गया। तो यही तरीका होता है ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करने का। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी हम लेकर के आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इस विधि के द्वारा समीकरणों को हल कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप में अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसको ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको चेक भी करना है कि कौन सा युग्म जो है उसमें हल निकालना संभव है, किसमें हल निकालना संभव नहीं है, या किसमें अद्वितीय हल है, किसी में अनगिनत हल है। तो वो खैर बात की बात है। पहले तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ब्रजगुणन विधि से इस तरह के समीकरण को हल करना है। तो देखिए हम लोग इसको ब्रजगुणन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको हल। देखिए यहाँ पर ब्रजगुणन विधि से हम लोग हल करते हैं। समीकरण का निकाय एक दिया गया है। तो पहले हम लोग चेक करके देखते हैं कि ब्रजगुणन विधि से वो हल निकलना संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो हल निकालेंगे, अगर संभव नहीं है तो हल नहीं निकल पाएगा उसका। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया समीकरण क्या है। यहाँ पर समीकरण है दिए गए समीकरण। देखिए समीकरण हमारा है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए कि ये पहला इक्वेशन जो है a1x प्लस b2, इसका समीकरण क्या है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में है। और ये क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर a1 कितना है, a1 बराबर 1 है, b1 बराबर कितना है तो माइनस 3 है, c1 बराबर कितना है तो माइनस 3 है। यहाँ पर देख लीजिए a2 बराबर 3 है, b2 बराबर माइनस 9 है और c2 बराबर माइनस 2 है। अब यहाँ पर देखिए तो a1 बटा a2 निकालते हैं। यहाँ पर हम निकालते हैं अब a1 बटा a2 तो कितना आता है 1 बटा 3। अब निकालते हैं b1 बटा b2 तो माइनस 3 बटा माइनस 9, ये माइनस माइनस कटा, ये 1 बटा 3 आ गया। तो देखिए इसका हल ही संभव नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर a1 बटा a2 जो है वो बराबर हो गया b1 बटा b2 के, और यहाँ पर देखिए c1 बटा c2 भी निकालते हैं तो यह माइनस 3 बटा माइनस 2 यानी 3 बटा 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो ये जो समीकरण युग्म है इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि असंगत युग्म है। तो लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म जो है असंगत है, इसका हल निकालना संभव नहीं है, इसका हल निकालना संभव नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग नहीं निकाल पाएंगे हल। तो ये क्वेश्चन का हल ही नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हाँ, यानी ब्रजगुणन विधि से हल करना था, लेकिन पहले हमने चेक करके देख लिया कि इसका हल निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो हम लोग यह पा रहे हैं कि इसका हल निकालना संभव नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल नहीं निकलेगा तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखते हैं कि इसका हल निकलेगा या नहीं। देखिए आपका दूसरा समीकरण का एक युग्म है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसका हल निकालना संभव है या नहीं है। अगर हल निकालना संभव होगा तो हल निकालेंगे इसका भी हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि उसका हल जो है निकलना संभव है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब जो है हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये जो समीकरण हमारा है। देखिए क्या है समीकरण, एक समीकरण हमारा है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी समीकरण का निकाय अगर ब्रजगुणन विधि से हल करना है तो दोनों समीकरणों का जो दायां पक्ष है वो 0 होना चाहिए।
तो यहाँ तो जीरो नहीं है, तो इसको हम लोग जीरो कैसे कर सकते हैं? देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर जीरो। ये प्लस वाला को इधर ले आए तो माइनस हो गया, और यहाँ 3x प्लस 2y और माइनस 8 बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ अगर निकालते हैं a1 बटा a2 तो कितना निकल के आएगा? 2 बटा 3, है ना। अगर निकालते हैं b1 बटा b2 तो कितना निकल के आता है? ये निकल के आता है 1 बटा 2। तो यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि यहाँ पर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या है? b1 बटा b2 के है, अतः क्या होगा? युग्म संगत है और अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल होगा तो हल करेंगे, लेकिन किस विधि से करेंगे? तो ब्रज गुणन विधि से करेंगे। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि से हम लोग हल करते हैं इसको। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और फाइनली मेरा इक्वेशन क्या हो गया? तो फाइनली मेरा इक्वेशन तो ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया, है ना। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम लोग को हल करना है किस विधि से? तो ब्रज गुणन विधि से इसको हम लोग हल करके देखते हैं, है ना। तो हम लोग पहले चेक करके देख लिए कि इसका हल निकालना संभव है या नहीं है। तो हम देखें कि इसका अद्वितीय हल निकलेगा, तो हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से क्या करेंगे? x लिख के लाइन खींचा, y लिख कर लाइन खींचा, 1 लिख कर लाइन खींचा। x लिख के जब लाइन खींचे तो x को ढक लिए, तो यहाँ y का गुणांक क्या है? 1 है, 2 है, माइनस 5 है, माइनस 8 है। ठीक है, फिर y को ढक लेंगे तो अब क्या देख रहे हैं? जहां से एंड होगा वहीं से स्टार्ट होगा, माइनस 5, माइनस 8, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब इसको ढक लेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x अपॉन यह क्या हो जाएगा? 1 इंटू माइनस 8, इसमें इससे गुना होगा, इसमें सब इससे गुना होगा तो माइनस का साइन पड़ेगा। यहाँ 2 इंटू माइनस 5, यहाँ पर देख लीजिए 1 अपॉन इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना होगा, तो यहाँ होगा माइनस 5 गुने 3 और माइनस 8 गुने 2, और यहाँ से हो जाएगा ये y होगा यहाँ हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे इसमें इससे, ये 2 इंटू 2 और माइनस 3 इंटू 1, ऐसा हो गया। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो गया? माइनस 8 और प्लस 10 हो गया, है ना। यहाँ पर आपका हो गया y बराबर माइनस 15 और प्लस 16, और यहाँ पर हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 3। तो यहाँ से आपका हो गया x बाई 2, यहाँ पर हो गया y बाई 1 और यहाँ पर हो गया 1 बाई 1। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो समीकरण क्या करेंगे? 1 एवं 3 से, हमेशा 1 और 3 से चलिएगा। तो 1 और 3 से चलेंगे तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा 2 निकल के चला आया। और समीकरण 2 एवं 3 से चलेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, इसलिए y बराबर हमारा 1 आ गया। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है ये हमारा सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये ब्रज गुणन विधि था। तो इस तरह से आप तीनों मेथड सीख चुके हैं, है ना। आपने लुप्तीकरण विधि सीख लिया है, प्रतिस्थापन विधि सीख लिया, आपने ब्रज गुणन विधि भी सीख लिया है, ये बीजगणितीय विधि, ये जो 3 है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये तीनों आपने सीख लिया है। अब जो है इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल मेथड भी मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, शब्द समस्याएं, यानी हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा उसमें। तो देखिए हम लोग स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर है शब्द समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए आपके पास सारा कॉन्सेप्ट अब आ गया है, यानी आप प्रश्नों को हल करने के लिए सीख चुके हैं। यानी किसी भी समीकरण को आप आलेखीय विधि से भी हल करना जानते हैं, बीजगणितीय विधि से भी हल करना जानते हैं, बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि से हल करना जानते हैं, लुप्तीकरण विधि से हल करना जानते हैं, ब्रजगुणन विधि से हल करना जानते हैं। लेकिन अब तक जो आपने जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होने वाला है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो एक पैराग्राफ के रूप में होता है। आपको उस पैराग्राफ को पढ़ करके समझना होता है, सही से इक्वेशन को सेट करना होता है और सेट करने के बाद उसको सॉल्व करना होता है। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल इस तरह के प्रॉब्लम 5 अंक में पूछे जाएंगे आपको। मैंने आपको बताया कि ग्राफ भी आपका आता है 5 अंक में दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में, और ये भी आता है। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो संख्याओं का योग 100 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
यहां पर कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 10 है और पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है, यानी पहली वाली संख्या जो है वो दूसरी से 2 अधिक है, तो यहां पर हमको दोनों संख्याएं निकालनी है। तो देखिए हम लोग कैसे एकदम आसानी से इसको हल करते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ये हल करके बताता हूं। ठीक है, देखिए आप अभी जो भी पढ़े हैं अब तक उन्हीं का मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है यहां पर करने वाला हूं। तो अभी यहां पर कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया है। तो मान लेते हैं कि यहां पर दो संख्याएं 100 और 22 है ना। मान लेते हैं कि मान लिया कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से देखिए यहां पर दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस y जो है वो आपका 100 है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब कहता है कि पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है, यानी पहली संख्या जो है यहां पर है तो x ग्रेटर देन y है। यहां पर आप देखिए x माइनस y अगर करते हैं, यानी पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है तो यहां 2 करते हैं। अब देखिए अभी आपको लुप्तीकरण विधि बताया गया है और इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, सीधे इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, सीधे इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या होता है, ये कट गया, यहां से 2x बराबर आपका 102 आ गया है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 102 बटा 2 यानी 51 आ जाएगा। और x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर अब 1 में रखते हैं तो क्या होता है, ये 51 प्लस y बराबर 100 हुआ। तो यहां से y बराबर 100 माइनस 51 यानी कि 49 आ गया। यानी दोनों संख्याएं निकल के आ गई। पहली संख्या जो है x यानी हम लोग यहां पर लिखेंगे अतः पहली संख्या जो है जिसको हमने x माना था, x बराबर हमारा 51 आ गया। और दूसरी संख्या जो है जिसको हम लोग y माने थे और y हमारा 49 हो गया। तो यही हमारी अभिष्ट संख्याएं हैं। इतना करना है और 5 मार्क्स आपको बोर्ड में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इतना सिंपल रहे, क्वेश्चन जो है इसमें बहुत तरह के हो सकते हैं। मतलब आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेंसुरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो डिफरेंट टाइप्स में होगा, लेकिन आपको सही क्वेश्चन सेट करने के लिए सीखना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहां कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पिता का जो उम्र है वो पुत्र की उम्र का 3 गुना है। फिर कहता है 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी, यानी 5 साल के बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए यहाँ पर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको समझना है कॉन्सेप्ट को सही तरीके से, और ये जो है आप चुटकियों में हल करेंगे और निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा मान लेते हैं हम लोग, मान लिया कि पहले तो हम लोग मान लेते हैं ऐसे कि मान लिया कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा y वर्ष क्रमशः हैं। हमने मान लिया कि पिता का जो वर्तमान उम्र है वो x है और पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वो y है। तो प्रश्न से क्या होगा, देखिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर कहा जा रहा है कि पिता का जो उम्र है, पिता का उम्र तो x है जो पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो x बराबर 3y है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, है ना। यानी पिता का जो उम्र है वो पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, x इक्वल टू 3y। अब देखिए पुनः अब कहता है कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद अगर हम बात करेंगे तो 5 वर्ष के बाद दोनों का उम्र 5-5 वर्ष बढ़ेगा। तो जो 5 वर्ष के बाद पिता का उम्र होगा वो x प्लस 5 होगा, 5 वर्ष के बाद पुत्र का उम्र जो होगा वो y प्लस 5 होगा। तो 5 वर्ष बाद पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र का 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब क्या हुआ, 5/2। तो यहाँ हम लोग 5/2 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 5। तो यहां से 2x प्लस 10 इक्वल टू 5y प्लस 25 आ गया। और यहां देखिए 2x माइनस 5y जो है वो 15 आ जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर हम लोग मान लेते हैं 2। अब समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर
x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे तो 2 इंटू 3y होगा यहाँ पर, और माइनस 5y जो है वो 15 है, तो यहाँ पर 6y माइनस 5y बराबर 15 है, तो y हमारा 15 निकल के आ गया है ना। तो समीकरण 1 से हम लोग का जो x है वो हो जाएगा 3y यानी 3 इंटू 15 यानी 45 आ जाएगा। इसलिए पिता की वर्तमान उम्र जो है, पिता की वर्तमान उम्र ये आपका है x बराबर 45 वर्ष आ गया, और पुत्र की वर्तमान उम्र जो है वो y है, और y बराबर आपका 15 वर्ष आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। देखिए आंसर भी हमारा स्लाइड में आप देख लीजिए कि पिता की उम्र जो है वो 45 साल और पुत्र की उम्र जो है वो 15 साल आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक अगला प्रश्न हमारा है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, और अंश में 6 जोड़ने और हर में 3 से गुना करने पर वो 2/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये अंश और हर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये भी परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि आप लोग वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो निश्चित रूप से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि मान लिया कि अभिष्ट भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x एवं y है। देखिए मैंने अंश को x माना और हर को y माना है, इसलिए अभिष्ट भिन्न क्या होगा, अभिष्ट भिन्न जो है वो हमारा हो जाएगा x/y। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, देखिए प्रश्न से क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर, भिन्न के अंश में 2 घटाने पर, तो अंश में 2 घटा रहे हैं, और हर में 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ रहे हैं, तो ये जो भिन्न है वो 1/4 के बराबर आता है। तो एक समीकरण तो हमारा यहां से बनेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 8 बराबर y प्लस 3, और यहां से 4x माइनस y जो है वो 5 आ जाएगा, 5 नहीं 11 आ जाएगा, है ना, 8 उधर जाकर प्लस होगा तो 11 आएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। पुनः जो है आप देख लीजिए, पुनः इसमें क्या करेंगे, कहता है कि और अंश में 6 जोड़ते हैं और हर में 3 से गुना करते हैं, यानी अंश में 6 जोड़ना है, तो अंश में 6 जोड़ रहे हैं, और हर में क्या करता है 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना करते हैं, तो ये भिन्न जो है 2/3 हो जाता है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 18 जो है वो 6y के बराबर हो गया। या ऐसे क्यों करें, यहाँ 3 तो सीधा कैंसिल ही हो रहा है, तो चलिए 3 को कैंसिल ही कर देते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 6 जो है वो 2y के बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ पर x माइनस 2y जो है वो 6 के बराबर है, माइनस 6 के बराबर है, सॉरी ये माइनस 6 के बराबर है, x माइनस 2y, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं, है ना। लुप्तीकरण विधि यहाँ पर सुटेबल होगा हल करने के लिए। तो समीकरण 1 जो है इसमें 2 से गुना करते हैं, तो समीकरण 1 गुना 2 करते हैं तो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 8x, है ना, और माइनस 2y और इक्वल टू आ जाएगा 22। ठीक है, 2 से गुना हुआ। इसमें समीकरण 2 में कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो समीकरण 2 है, लुप्तीकरण विधि मैंने आपको बता रखा है, उसे से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ x माइनस 2y माइनस 6 के बराबर है। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर, देखिए दोनों का चिन्ह सेम है, इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो घटाना पड़ेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो देखिए क्या होगा, यहाँ 7x बराबर ये 28 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 4 निकल के आएगा। अब x का मान समीकरण किस में रख देते हैं, चलिए किसी में रखते हैं, रख देते हैं आपका 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस y इक्वल टू 11, यानी 16 माइनस y इक्वल टू 11, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो अभिष्ट भिन्न जो है वो हो जाएगा अभिष्ट भिन्न x/y यानी 4/5, यही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए हमारा आंसर जो है 4/5 आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों अभी और भी क्वेश्चंस इसमें हैं जो अब मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रखा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उस पीडीएफ को डाउनलोड करें,
जिससे आपको आज के सेशन का नोट्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सॉल्यूशन करके दिया गया है, लेकिन आप खुद से उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और मैं अभिलाषा ये कामना करता हूं कि आज का जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल गया गाइडेंस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।